जैन साथियों, चलिए हम आज पूर्व मध्यकालिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, ऑप्शन सी होगा। यहाँ बी की जगह सी लिखा गया है तो आप सी ही मानेंगे। तो पाल वंश के संस्थापक थे आपका गोपाल, ऑप्शन सी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उदंतपुर यानी उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। तो ये आपका था बिहार में, ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना क्या था। पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने, पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने उदंतपुरी शिक्षा केंद्र की स्थापना किया था, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो ये कराया था आपका धर्मपाल ने, ऑप्शन सी होगा। ये आपका यूपीपीसीएस 1999 पूछा है ये, ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा। आगे आपका प्रश्न है क्वेश्चन का आपका उस पाल वंश का नाम बताइए जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। अभी आपको बताए थे विक्रमशिला नहीं, अभी आपको उदंतपुरी बताए थे, सॉरी। तो विक्रमशिला का ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना किया था आपका धर्मपाल, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया था, ऑप्शन ए होगा। ये क्वेश्चन देखिए आपका 43वां बीपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया है, ठीक है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय निम्न में से आज किस राज्य में अवस्थित है। तो ये आपका यानी बिहार के भागलपुर में, ऑप्शन सी होगा। कहाँ पर है, बिहार के भागलपुर जिला में है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, इसमें आपका है यानी गोपाल हो जाएगा, गोपाल, और ध्यान रखिएगा नंदी बर्मन पल्लवमल, सॉरी, ऑप्शन यानी 2 और 4 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ध्यान रखिएगा, गोपाल और नंदी बर्मन को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 4। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किसने किया था। तो दंती दुर्ग ने किया था, ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रकूट वंश का स्थापना दंती दुर्ग ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था, तो ये आपका करवाया था दंती दुर्ग ने, ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। सैनिक छावनी में पैदा हुआ था, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्य काल में शिक्षा केंद्र नहीं था। क्या कर रहा है, पूर्व मध्य काल में शिक्षा केंद्र नहीं था। तो देखिए नालंदा ये था, विक्रमशिला ये भी था, उदंतपुरी ये भी था, लेकिन जो तक्षशिला है ये आपका प्राचीन काल में यह शिक्षा केंद्र था, मध्य काल में नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये प्राचीन काल के शिक्षा केंद्र है, पूर्व मध्य काल का नहीं है, ठीक है। तो तक्षशिला इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है कि महानतम प्रतिहार राजा था, यानी प्रतिहार वंश के महानतम शासक कौन थे। तो ये था आपका मिहिर भोज। मिहिर भोज प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह यानी आदिवराह था। ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मिहिर भोज। मिहिर भोज ने यह उपाधि लिया था आदिवराह, ठीक है, आदिवराह, ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, यानी कौन गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नहीं थे। तो ध्यान रखिएगा, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम और देवपाल, ये सभी जो है ये सभी आपका गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, जबकि भरत भट्ट ये आपका गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नहीं थे, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसने एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो ये आपका क्या था? लक्ष्मण सेन ने। ठीक है, लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत चलाया था। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत चलाया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन का आपका सूची 1 दिया है, एक साइड राजवंश, दूसरी साइड आपका राजधानी दिया है, इसको आपको मैच करना है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है 2008 में। ठीक है, इसको आपको मैच करना है। चलिए हम मैच करते हैं। आपका प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश का राजधानी कहाँ था? तो प्रतिहार वंश का राजधानी था आपका कन्नौज। ठीक है, तो 1 का डी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका है चोल वंश, चोल वंश का आपका यानी राजधानी कहाँ था? तो चोल वंश का था आपका तंजौर। ठीक है, चोल का राजधानी तंजौर था, आपका ए हो जाएगा। फिर आपका है परमार वंश, परमार वंश का कहाँ था? तो परमार वंश का था आपका धारा। फिर आपका सोलंकी वंश, तो सोलंकी का आपका हो जाएगा अहिलवाड़। ठीक है, इसका मैच करेंगे सही से तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, गुर्जर प्रतिहार वंश के स्थापना किया था? गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा नागभट्ट प्रथम। ठीक है, देखिए यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको सिर्फ याद रखना है कि जो छोटे छोटे वंश है इसके भी संस्थापक आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने किया था, इसे आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका है कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष से उलझे हुए थे वो थे। यहाँ से भी प्रश्न बनता है आपका कि त्रिकोणीय संघर्ष में कौन शामिल थे या कौन शामिल नहीं थे, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, इन तीनों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। इसमें चोल वंश आपका शामिल नहीं था, ध्यान रखना। तो आपका हो जाएगा 2, 3, 4, 2, 3, 4 किस में है? ऑप्शन सी में है। 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं था? कौन परमार वंश के शासक नहीं था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगदेव ये परमार वंश के शासक नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किससे को निरूपित करता है? देखिए इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में अब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में, आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा शब्द किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2016 में पूछा गया है। यह प्रश्न आपका यूपीएससी एग्जाम में आया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमि की सिंचाई के लिए उपयुक्त जल चक्र। जो भूमि की सिंचाई के लिए उपयुक्त जल चक्र होते थे उसी को कहा जाता था आपका अर्घट्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कश्मीर का अकबर के नाम से एक प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर के अकबर के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो सुल्तान जैनुल अबिदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जाने जाते हैं। और यह आपका 64वें बीपीएससी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का स्थापना किसने किया था? तो न्यायदेव ने किया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, कर्नाट वंश का स्थापना न्यायदेव ने किया था। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी 2016 में, यह प्रश्न आपका पूछा गया है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन था? अब देखिए ये भी प्रश्न पूछा है, ये था आपका हरि सिंह। ध्यान रखिएगा, कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे आपका हरि सिंह। अब देखिए ये भी प्रश्न आपका 60वें से 62वें बीपीएससी में आपका ये पूछा गया है 2016 में। और ये भी प्रश्न आपका इसी एग्जाम में पूछा गया है। यानी आपका एक ही पेपर में दोनों प्रश्न पूछा है, कर्नाट वंश के संस्थापक भी और कर्नाट वंश के अंतिम शासक भी। यानी इस चैप्टर को जो पढ़ कर गया होगा इनको आपको यहीं से आपका 2 प्रश्न सही हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि चोल राजाओं में
किस एक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट का, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यानी ये था आपका राजेंद्र प्रथम था जो श्रीलंका को पूर्णतः जीता था, ठीक है। पूर्णतः आपसे पूछा जाए या तो आप समझिएगा क्या होगा, राजेंद्र प्रथम होगा। और आपका राजराज प्रथम था एक, ठीक है, राजराज प्रथम, तो यह श्रीलंका के सिर्फ उत्तरी हिस्सा को जीता था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो राजराज प्रथम है वो श्रीलंका के सिर्फ उत्तरी भाग को जीता था, जबकि उसका बेटा राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के संपूर्ण भाग को जीता था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको आएगा कि श्रीलंका को पर विजय किसने प्राप्त किया था, तो आपको होगा राजेंद्र प्रथम होगा, ऑप्शन सी होगा। यह प्रश्न आपका यूपीएससी 2001 में पूछा गया है। आगे हम बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन का आपका कि चतुर्भुज नटराज के प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है, तो ये है आपका चोल कला का, ऑप्शन ए होगा। ये आपका चोल कला का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, तो ध्यान रखिएगा ये था आपका चोल वंश, ठीक है। चोल वंश आपका ये नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था आपका चोल वंश। चोल वंश एक चीज़ और के लिए प्रसिद्ध था, ये था आपका ये स्थानीय स्वशासन, जिसे हमको पंचायती राज व्यवस्था अभी कहते हैं, इसका जनक आपका यही है चोल वंश, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन के लिए भी आपका प्रसिद्ध थे कौन, तो चोल वंश थे, ठीक है। और नौसेना शक्ति के लिए भी प्रसिद्ध था आपका चोल वंश, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न आपका है कि चोल शासक का नाम बताइए जिन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। अभी आपको बताए थे कुछ देर पहले कि श्रीलंका के उत्तरी भाग पर आपसे पूछा जाए तब आपका हो जाएगा राजराज प्रथम। राजराज प्रथम आपका श्रीलंका के उत्तरी भाग को विजय प्राप्त किया था, जबकि उसका बेटा राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के संपूर्ण भाग पर यानी पूर्ण भाग पर आपका विजय प्राप्त किया था। इसे आप ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। यानी सिंपल करने का अर्थ हुआ कि चोल वंश के स्थापना किसने किया था, तो चोल वंश का स्थापना किया था विजयलय ने, ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। आपको कुछ देर पहले बताए थे कि ग्रामीण प्रशासन यानी स्वशासन, तो स्वशासन के लिए कौन प्रसिद्ध था, तो स्वशासन के लिए आपका चोल वंश प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये प्रश्न बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य दिखता था। वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य दिखता था, तो ये आपका हो जाएगा टोडियम, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऐसे नाम आपका ध्यान रखिएगा, टोट्टावरियम है, ठीक है, वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, टोट्टावरियम है, ठीक है, टोट्टावरियम, इसको क्या कहा जाता है, उसको टोट्टावरियम कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा चोल प्रशासन के मुख्य विशेषता थी। आपको बताना है इनमें से कौन सा चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण प्रशासन की स्वायत्ता यानी स्वशासन, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा है 1991 में यूपीपीसीएस में, 1995 में, ठीक है, और आपका 2001 में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, बीपीएससी भी ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी पूछा है, ठीक है, बीपीएससी में ये प्रश्न आपको पूछा गया है, तो आपका इम्पोर्टेंट है, तो आपका है चोल वंश, ठीक है, चोल वंश स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न आपका है कि चोल काल के बिलाल होते थे, ठीक है, चोल काल में बिलाल क्या होते थे, तो बिलाल होते थे बड़े भूस्वामी, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न आपका है कि चोल शासनकाल में, क्वेश्चन है चोल के शासनकाल में श्रीलंका और दक्षिण भारत के मध्य मुक्त व्यापार का केंद्र कौन सा बंदरगाह था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये था आपका कैंटन का बंदरगाह, कैंटन का बंदरगाह होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कैंटन का बंदरगाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे, किसके कार्यकाल में भेजे गए थे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा,
कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में भेजे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का है कि 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो विजयलया के शासनकाल में आपका चोल वंश की नींव डाली गई थी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध युद्ध तकोलम किन के बीच हुआ था? यह आपका हुआ था चोल और राष्ट्रकूट के बीच तकोलम का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, अब देखिए इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, एक साइड दिया है क्या आपको, एक साइड दिया है राजवंश, दूसरी साइड दिया आपका राजधानी, इसको आपको मैच करना है। ठीक है, अब देखिए पल्लव है तो पल्लव का राजधानी क्या था? तो कांची था। पल्लव का राजधानी कांची था, तो आपका ए का 2 हो जाएगा। फिर आपका पांडे का राजधानी मदुरै थे। ठीक है, बी का 3 हो जाएगा। फिर आपका यादव वंश, तो यादव वंश का आपका राजधानी कहाँ थे? तो देवगिरी थे। फिर आपका काकतीय वंश, तो इसका राजधानी वारंगल थे। ठीक है, तो इसको आप मैच कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, 2, 3, 4, 1। ये आपका यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेख में वह कहाँ है, वे कहाँ है? तो ये है आपका उत्तर मैसूर में, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन अगर आपका कि निम्नलिखित में से कौन से चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? कौन से चोल प्रशासन के मुख्य विशेषता थी? तो आपका ऑप्शन बी होगा ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। ठीक है, यानी स्वशासन। फिर आपका अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनाया था? ठीक है, किसने बनवाया था? ये आपका बनवाया था परमार राजा भोज ने, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये आपका है पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए आपका जो विशल देव राजसो है, इसका लेखक आपका नरपति नाला है। आलाह खंड का लेखक जननिक है। पृथ्वीराज राजसो के लेखक चंद्रबई है, लेकिन हमीर राजसो के लेखक अब्दुल रहमान नहीं है। हमीर राजसो के लेखक का ध्यान रखिएगा सारंगधर इसके लेखक है। ठीक है, सारंगधर इसके लेखक है, ध्यान रखिएगा। सारंगधर इसके लेखक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न का है कि निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दलिका यानी देहली शहर की स्थापना की थी? देहली शहर का स्थापना किसने किया था? तो तोमर वंश ने किया था, ऑप्शन सी होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज शो के लेखक कौन है? ये आपको मैचिंग में भी यह प्रश्न था, ये है आपका चंद्र बदरई। ठीक है, आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने का प्रार्थना की? ये था आपका बालपुत्र देव, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आपका 64वें बीपीएससी में 2018 में प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? फिर आपका देखिए बीपीएससी ये आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये पहले भी पूछा था। तो ग्राम पंचायत यानी स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल राजवंश। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो ये था आपका कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, इससे आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? तो ये था आपका यानी मुसलमान। ठीक है, और इसका विनाश किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने इसका विनाश कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय का, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्या थे? तो मुसलमान थे। ठीक है,
आपका ऑप्शन ए होगा। तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न आपको देखिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये आपका छोटे छोटे राजवंश है जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो इन पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इन पर भी आपको ध्यान देना है, तो एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।